नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान और आप देख रहे हैं इस वक्त पीआरबी। क्या अमित शाह के खिलाफ चलेगा कोर्ट मार्शल? पहलगाम में सुरक्षा की कमी अमित शाह के लिए बनी बड़ी मुसीबत। क्या अब आर्मी की अदालत गृह मंत्री को देगी सजा? आइए जानते हैं आज इस रिपोर्ट में आखिर कैसे उठ रहे हैं ये सवाल। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भी पहलगाम को लेकर अब तक सवालिया निशान बरकरार हैं, बने हुए हैं कि आखिर पाकिस्तान की सीमा पार कर कर वो 6 आतंकी भारत में घुसे कैसे, वो उनकी एंट्री कैसे हुई, वो भारत के अंदर आ कैसे गए, और जिस जगह पर 26 निर्दोष लोगों को मारा गया वहां पर एक भी सुरक्षा कर्मी आखिर क्यों नहीं थे। क्योंकि नॉर्मल भी अगर हम किसी छोटे शहर की बात करते हैं, किसी पर्यटन स्थल की बात नहीं भी करते, कोई मंदिर होता है, कुछ भी चीजें होती हैं, अगर घूमने फिरने का थोड़ा सा भी स्थान होता है तो वहां पर सिक्योरिटीज रहती है, फोर्सेज रहते हैं, पुलिसकर्मी रहती है, सुरक्षा रहती ही रहती है। तो इतने बड़े पर्यटन स्थल पर, क्योंकि पहलगाम एक बहुत कह सकते हैं कि टूरिज्म को बढ़ावा देने वाला और ऐसा प्लेस है, पर्यटन स्थल है कि जहां पर लोग आते ही जाते रहते हैं, ठीक है। उसके बावजूद भी वहां पर कोई सुरक्षा बल तैनात क्यों नहीं था, कोई सुरक्षा कर्मी आखिर क्यों नहीं थे? ये सवाल देखिए डे 1 से उठाया और अब तक ये सवाल उसी जगह है कि आखिर जो सुरक्षा कर्मी थे वो कहाँ थे। आपको बता दें कि पहलगाम के अंदर आर्मी की तैनाती को हटाकर सीआरपीएफ की तैनाती की गई थी पहलगाम हमले से पहले ही। और घटना के वक्त कोई भी सीआरपीएफ जवान वहां उस घटना स्थल पर तैनात नहीं था, या यूं कह सकते हैं कि तैनात नहीं थे। साफ भाषा में कहे तो सीआरपीएफ की टुकड़ी नहीं जो है लगाई गई थी वहां। और पूरी घटना होने के बाद भी 2 घंटे तक कोई भी सुरक्षाकर्मी घटना स्थल पर नहीं पहुंचा। ये खबर उस वक्त जब तमाम वीडियोस सामने आ रहे थे, वहां पर जो लोग हैं वो अपनी जो उनका एक्सपीरियंस था पर्सनल वो बता रहे थे। कई लोग बोल रहे थे कि हाँ, जो सुरक्षाकर्मी है वो समय मतलब पहुंच गए थे, लेकिन घटना, इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी 2 घंटे तक वहां पर कोई ना आए। लोकल जो लोग थे वो मदद कर रहे थे। इन तमाम सवालों को लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह अब बुरी तरीके से कह सकते हैं कि चौतरफा घिर गए हैं, घिरे हुए हैं, और सवालों की बौछार बारिश उन पर हो रही है। क्योंकि सीआरपीएफ, आपको बता दें कि गृह मंत्रालय के अधीन आता है। इसकी जिम्मेदारी अमित शाह की जिम्मेदारी थी, जिसमें अमित शाह पूरी तरीके से नाकाम हुए, फेल हो गए एक तरीके से, क्योंकि इतने बड़े हमले को अंजाम किसी दूसरे देश से आए आतंकियों ने दे दिया। उनको सब खबर थी कहाँ पर, कहाँ जो है लोग हैं, कहाँ ज्यादा भीड़ है, कहाँ कितने लोग हैं, और कैसे पूरे की पूरी घटना को प्लान करके जो है इसको एग्जीक्यूट करके, और वो चले भी गए। बड़ी बात यह है कि वो यहाँ से उनका बाल भी बाका नहीं हुआ और वो बच के वापस बॉर्डर के उस पार निकल भी गए। आज दिन तक वो आतंकवादी कहाँ हैं किसी के हाथ नहीं लगे हैं, और जिसमें सरकार ने भी कह सकते हैं कि इस पूरे मामले के बाद अपनी सुरक्षा में चूक मानी। हालांकि अब तक विपक्ष ही अमित शाह के खिलाफ उतरा हुआ था और इस्तीफे की लगातार मांग कर रहा था, क्योंकि इससे पहले भी कई, मैं आपको बार बार बताती हूँ कि कई जो पहले कुछ घटनाएं हुई हैं, उनके जो भी मंत्री थे उनके कार्यकाल में अगर कोई घटना हुई है तो उन्होंने उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए, भारत में पहले भी कई इस्तीफे सामने आ चुके हैं। अगर किसी के कार्यकाल में कोई बड़ा कुछ ऐसा घटनाक्रम देखने को मिला है तो वो जो मंत्री हैं उन्होंने देखिए, अगर रेल दुर्घटना की बात करें तो नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया। ऐसे तमाम मंत्री हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया था। इसी के चक्कर में अब अमित शाह से लगातार ये मांग की जा रही, क्योंकि देखिए ये मांग ऐसे ही नहीं होगी इस्तीफे की। लोग सोच रहे थे कि किसी भी वक्त बीजेपी या अमित शाह जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और तमाम चीजों पर जो है एक्सप्लेनेशन देंगे, ब्रीफिंग देंगे और अपनी गलती को मानेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जो है इस्तीफे की मांग इस्तीफे की मांग ने जोर पकड़ा। लेकिन अब इस पूरे मामले में पूर्व कर्नल रोहित चौधरी मैदान में कूद गए हैं, और पूर्व कर्नल ने कई गंभीर आरोप लगाते हुए अमित शाह के ऊपर और उनसे जुड़े तमाम अधिकारियों के ऊपर कोर्ट मार्शल चलाने की बात की है। जी हाँ, पूर्व कर्नल रोहित चौधरी ने इस पूरी घटना की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह पर ठहराई है। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये कोर्ट मार्शल क्या होता है, क्योंकि कई लोग हैं जिनको नहीं पता कि कोर्ट मार्शल क्या होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कोर्ट मार्शल एक सेना की अदालती प्रक्रिया होती है।
जिसमें सेना से जुड़े जज और वकील होते हैं जो कोर्ट मार्शल के तहत फैसला करते हैं। और बता दें कि कोर्ट मार्शल उनके खिलाफ ही बिठाई जाती है जिनके ऊपर कह सकते हैं कि संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगे हों, या फिर संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने की जिनकी संभावना हो, या फिर कोई बड़ी अनुशासनहीनता अगर कोई करता पकड़ा जाए या उस मामले में पकड़ा जाए तो उस पर ही कोर्ट मार्शल बिठाई जाती है और ये तमाम जो है कार्रवाई चलती है। पूरी की पूरी प्रक्रिया जैसे कोर्ट में होती है, जज बैठते हैं और फिर वकील रहते हैं, दोनों पक्ष सुने जाते हैं। तमाम पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत जैसा कोर्ट में होता है सेम टू सेम वैसा ही होता है, लेकिन ये फौज की एक अपनी अलग जो है अदालत होती है। और अब इसी कोर्ट मार्शल को गृह मंत्री के खिलाफ चलाए जाने की मांग पूर्व कर्नल रोहित चौधरी कर रहे हैं। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसे झूठ मूठ का कुछ ड्रामा नहीं, जो दोषी पाया जाता है बाकायदा उसको सजा भी मिलती है। और देखा आर्मी से आपने देखा हो कई लोगों को जो है फौज से निकाल दिया जाता है, कई लोगों को सजा सुनाई जाती है। तो सेम मैंने क्या बोला कि जैसे कोर्ट की प्रोसेस रहती है सेम टू सेम प्रोसेस रहती है, बाकायदा पूरे कानूनी प्रक्रिया की जैसी ही होती है ये कोर्ट मार्शल। तो वो अब अमित शाह के ऊपर बिठाए जाने की मांग जो है मांग ने जो है जोर पकड़ लिया है, और ये मांग पूर्व कर्नल रोहित चौधरी के द्वारा जो वो है कर रहे हैं। हाल ही में अमित शाह जब महाराष्ट्र और बंगाल की चुनावी यात्रा में थे तब भी इन प्रदेशों में अमित शाह का विरोध विपक्षी पार्टियों ने खूब खुलकर किया, जमकर किया। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे कह सकते हैं कि उद्धव गुट की शिवसेना ने पहलगाम की महिलाओं के सिंदूर उजाड़ने का आरोप देखिए पूरी तरीके से अमित शाह पर लगाया। वही अमित शाह से फिर जो है उद्धव कह सकते हैं कि शिवसेना यूटीवी की तरफ से इस्तीफे की मांग की गई। और अगर हम बंगाल की अगर बात करें अब तो बंगाल देखिए हाल ही में अमित शाह के चुनाव हैं, और बंगाल में भी यहाँ पर अगर बिहार की बात करें तो पीएम मोदी रगदा छान रहे हैं बिहार की, और वहां पे बात करें तो बंगाल में अमित शाह भी गए थे। तो अमित शाह जब चुनाव का प्रचार प्रसार करने बंगाल में गए तो बंगाल में भी टीएमसी ने अमित शाह का विरोध किया और गृह मंत्री को पहलगाम हमले का जिम्मेदार बताकर उनसे इस्तीफे की मांग की। कुल मिलाकर पूरी कहानी ये है कि पूरा का पूरा विपक्ष अब अमित शाह के इस्तीफे पर अड़ गया है, क्योंकि उनकी तरफ से कोई भी नैतिक जिम्मेदारी नहीं ली गई, ना ही किसी भी सवाल का कोई जवाब दिया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा। जबकि हालांकि कायदा तो यही कहता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बिठानी चाहिए, तमाम मीडिया कर्मियों को बुलाना चाहिए, उनके सारे सवालों का जवाब देना चाहिए, क्योंकि गृह मंत्रालय अमित शाह के अंदर आता है और अमित शाह जो है होम मिनिस्टर हैं, तो उनको ये सारी नैतिक जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिए और तमाम चीजों के जवाब देने चाहिए जो सवाल उठ रहे हैं दिन ब दिन, और सबका मुंह एकदम से बंद कर देना चाहिए। ये उनकी जिम्मेदारी है और शायद उन्हें ऐसा करना भी चाहिए। और अगर उन्होंने ये सब नहीं किया है तो इस के बाद ही अब उनके इस्तीफे की मांग ने जोर पकड़ ली है। बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि इस्तीफे की मांग जो है अचानक से डे वन से नहीं उठी है। इस्तीफे की मांग जब उठी जब उनके द्वारा कोई ऐसी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। एक तरफ जहां अमित शाह से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा जो है मांगा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी को लगभग 200 सांसदों ने, आपको बता दें कि 200 सांसदों ने पत्र लिखकर कई सवालों की झड़ी लगा दी है। बता दें कि ये तमाम सांसद कांग्रेस, टीएमसी, सीपीआई, एमएल और आरजेडी, एनसी, शिवसेना, यूटीवी, समाजवादी पार्टी सहित अन्य पार्टियों के सांसद इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में जो 200 सवाल पूछे गए इसमें शामिल हैं। देखिए पत्र लिखकर तमाम सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी से विशेष सत्र बुलाने की मांग की। हालांकि ये मांग एलओपी यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी बहुत पहले कर चुके हैं और लगातार कर रहे हैं। बस फर्क अब इतना है कि पहले कांग्रेस अकेले इसकी मांग कर रही थी और अब 16 पार्टियों ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर और कई सवाल उठाए, जो हम आज इसी रिपोर्ट में आगे आपको बताएंगे कि इन पार्टियों ने क्या सवाल उठाए। और लेकिन और भी जो चीजें हैं वो आपको ब्रीफ में बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि विशेष सत्र की जो मांग है इसलिए और भी तेज हो गई क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया ब्लूमबर्ग के इंटरव्यू में सीडीएस अनिल चौहान से एक सवाल पूछा गया। उनसे सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान से युद्ध के दौरान भारत के कितने एयरक्राफ्ट गिरे। जब ये सवाल उनसे पूछा गया तो उनका जवाब काफी अलग था और उनके जवाब से ही ये 200 सवाल पीएम मोदी तक पहुंचे। उस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा, सीडीएस चौहान ने कहा कि ये मुद्दा नहीं है कि कितने जहाज गिरे,
मुद्दा ये है कि आखिर हमारे ये जहाज क्यों गिरे। और सीडीएस चौहान के इसी बयान के बाद 16 पार्टियों ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग मांगी है। और इस पूरे के पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कि जब हम दुनिया भर में प्रतिनिधिमंडल भेजकर ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग कर रहे हैं, हमारे जो बड़े बड़े राजनेता हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो विदेश की धरती पर जा रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय मंच पर इसकी ब्रीफिंग कर रहे हैं और भारत का पक्ष सबके सामने रख रहे हैं, तो फिर अपने ही देश में संसद में सांसदों को बुलाकर ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग करने में आखिर क्यों कतरा रहे हैं। ये सवाल सरकार से पूछा जा रहा है कि जब हम इंटरनेशनल लेवल पर ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग कर रहे हैं, तो हम अंदर अपने घर के अंदर कह सकते हैं कि हम अपने देश के अंदर जो पार्टियां हैं, हम सदन के अंदर इसकी ब्रीफिंग क्यों करने से कतरा रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है। वहीं तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने भी कहा कि इंदिरा गांधी के समय इंडिया और चाइना वॉर के बाद संसद में विशेष सत्र बुलाई गई थी और इस पूरे मामले पर जो है तब जो है ब्रीफिंग दी गई थी और तमाम चीजें हुई थी। तो फिर आज पीएम मोदी विशेष सत्र क्यों नहीं बुला रहे हैं। ऐसे तमाम सवाल पीएम पर अब उठाए जा रहे हैं और ये सवाल मुझे लगता है जब तक उठते रहेंगे जब तक भाजपा इनका जवाब नहीं देती है। चलिए अब आपको वो मुख्य सवाल बताते हैं जो विपक्ष के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी से लगातार पूछे जा रहे हैं। जो मैंने आपको बताया कि 200 सांसदों ने पत्र लिखा, 16 पार्टियों के आखिर सवाल क्या है, और इन सवालों को सबसे पहले उठाने का काम कांग्रेस ने किया था। मैं आपको बार बार बता रही हूँ ये बात, क्योंकि कांग्रेस ही है जिसने सबसे पहले सरकार से सीज फायर के बाद नाराजगी दिखाई थी और सवालों की बौछार की थी। पहला सवाल सुनिए, देखिए पहला सवाल कि पुंछ और गांदरबल, गुलमर्ग और पहलगाम में आतंकियों का क्या हुआ, जो आतंकी थे उनका क्या हुआ, उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन क्यों नहीं, हमने उनको जिंदा या मुर्दा पकड़ा या नहीं। दूसरा सवाल कि पाकिस्तान से सीज फायर किन शर्तों पर किया गया, कोई शर्त रखी गई होगी ना, तभी तो सीज फायर की, ऐसे थोड़ा ना किया दिया, क्योंकि हमारी सेना तो एकदम आगे बढ़ रही थी, हमारी सेना तो सारी जंग जीतती जा रही थी, फिर अचानक से सीज फायर क्यों किया। और तीसरा सवाल कि हाफिज सईद और मसूद अजहर बचकर कैसे निकल गए। चौथा और इम्पोर्टेंट सवाल है कि क्या सीज फायर की शर्तों में इन आतंकियों को वापस लाना शामिल था, कि सीजफायर इसी शर्त पे किया जाएगा कि जो आतंकी, ये जो 6 आतंकी बचकर निकले हैं, इनको पाकिस्तान वापस करेगा या फिर इनको वापस लाया जाएगा और इनको जो है जो इन्होंने किया है वो इनकी सजा इनको मिलेगी। ये तमाम सवाल जो है जितने भी विपक्ष हैं इस वक्त, पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन कह सकते हैं, और तमाम जो पार्टियां हैं वो इस वक्त सत्ता पक्ष से उठा रही हैं। तो इस खबर में बस इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे को लेकर, इस पूरी खबर को लेकर, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में हमें देना बिल्कुल भी ना भूलें। आप कैसे ले रहे हैं इस पूरे खबर को, अपना पीओवी हमें शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, ऐसी और खबरों के लिए जुड़े हमारे साथ और देखते रहिए PRB। बहुत बहुत धन्यवाद।